बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आइडियल गैस। आइडियल आइडियल तो समझते हो, जो कि रियल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। रियल सिनेरियो में वर्क नहीं करता। देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल गैस। लेकिन अ रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। तो सबसे पहले आते हैं आइडियल गैस पे। होता था, अब नहीं बता। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। गैस हम जो आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन शायद तुम्हें पता भी हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करनी है हमें। उसके अंदर वी क्या होता है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर in which gas is present. It is the volume of container in which gas is present बच्चों। अब सही पूछा जाए तो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि वॉल्यूम जो हम ले रहे होते हैं, एक्चुअली इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। एक्चुअली जो हमें वॉल्यूम लेनी चाहिए वो क्या लेनी चाहिए? ये लेनी चाहिए, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। तो तुम कहोगे सर वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही तो हो गया। हाँ है ना। Actually, it is volume of container minus volume occupied by gas molecules. हाँ है ना। भाई गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो कंटेनर में से, दैट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। वन सेकेंड, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं 5 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो मैं इन 5 मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस द वॉल्यूम ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल, दीज। दिस इज द इन कंटेनर में से ये वॉल्यूम जो रेड वॉल्यूम है उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पीवी इक्वल टू एनआरडी में ये वॉल्यूम हमें यूज करनी चाहिए। क्या यूज करनी चाहिए बच्चों? ये वाली वॉल्यूम। लेकिन आइडियल गैस में, फॉर आइडियल गैस हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं। फॉर आइडियल गैस we assume volume of gas molecules is very very less than volume of container in सर which एक it is। लाइन ऊपर कर दो। हाँ बेटा, we assume volume of gas molecules is very very less than the volume of container। ये हम किसके लिए assume करते हैं? फॉर आइडियल गैस। दिस इज समथिंग वी assume फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम ये assume कर लेते हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? आइडियल गैस। रियल गैस अगर है तो तुम्हें कंटेनर में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना बच्चों? तो अगर तुम पीवी को एनआरडी आइडियल गैस के लिए लगा रहे हो तो तुम्हारा ये क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही बन गया। फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल गैस में तुम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं ले सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंटेनर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट। अब वॉल्यूम में यूनिट्स नॉर्मली जो तुम ऑब्जर्व करोगे, 1 लीटर इट इज 10⁻³ ml, इट इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, is 10⁻³
मीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ये रिलेशन याद कर लो बच्चों। 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज 1 लीटर। लिख तो दिया। सेंटीमीटर क्यूब सीसी। क्लियर है गाइस? समझ गए? 1 लीटर इज 10⁻³ ml, 10⁻³ मतलब 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं पता तो बता दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। गॉट इट गाइस? ये रिलेशन हर एक को क्लियर है? दैट विल बी यूजफुल। अब आते हैं प्रेशर पे बच्चों। पीवी को लो एनआरडी फॉर्मूले में जो जो चीजें यूज में आ रही हैं वो मैं बताता जा रहा हूं। प्रेशर गाइस देखो, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस molecules are in constant random motion. They collide. Gas molecules collide with themselves, among themselves. आपस में collide करते हैं. And they also collide with the walls of container. And with walls of container. They collide with among themselves and with the walls of container in which they are kept. The collision of molecules with walls of container gives rise to pressure. जब वो walls of container से कोलाइड करेंगे दैट विल रिजल्ट इन प्रेशर। बच्चों आपस में कोलाइड कर रहे हैं उससे प्रेशर नहीं आता। when they collide with the walls of the container that gives rise to pressure. It is measured, pressure is measured in force per unit area, force acting per unit area, and pressure is uniform in all directions. Pressure is uniform in all directions. Pressure is uniform in all directions. जो प्रेशर एक वॉल पे लग रहा है वही प्रेशर दूसरी वॉल पे लग रहा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? मतलब लेट अस से, तो दिस इज द वॉल। इस पे जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो फोर्स जिससे वो हिट कर रहे हैं वॉल को पर यूनिट एरिया गिव्स राइज टू, दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। समझ गए बच्चों? फोर्स एक्टिंग ऑन per unit area of wall is pressure. It is measured by manometer and barometer. ओके अब प्रेशर की कई यूनिट्स हैं। 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी बोलते हैं, इसे पास्कल भी बोलते हैं। दिस इज पास्कल। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों? अब देयर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, बार। 1 बार इज 10⁵ पास्कल। ठीक है? तो हमारा 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मच? 1.013 बार। क्लियर है गाइस?
समझ गए? अब और भी यूनिट्स आती है प्रेशर की. इट इज 760 mm ऑफ मर्करी, या फिर 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या इट इज 760 टॉर. ओके बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या 760 mm ऑफ मर्करी, या 760 टॉर. बच्चों क्लियर है गाइस? गुड. अब आते हैं टेम्परेचर पे. टेम्परेचर मेजर्स. बच्चे जितनी भी यूनिट्स और कन्वर्जन बता रहा हूँ ये याद करने की है. इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज. द रिलेशन बिटवीन टॉर एंड एटमॉस्फेयर, या एम ऑफ मर्करी एंड एटमॉस्फेयर, एंड इन दैट ऑर्डर. इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस. हॉटनेस और कोल्डनेस. इसकी 3 यूनिट्स चलती हैं: केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. 3 स्केल्स हैं टू मेजर टेम्परेचर. ठीक है गाइस? तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो टेम्परेचर होता है दैट इज इन केल्विन. टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन. नाउ केल्विन इज सेल्सियस प्लस 273. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी केल्विन? 273 केल्विन इट इज. 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन. ठीक है? एंड दिस इज प्लस 32. 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. ये क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. या फिर अगर तुम्हें ये नहीं याद करना तो ऐसे याद कर लो: K-273/100 is F-32/180 is C-0/100. रिलेशन यहीं से वो आ रहा है. मतलब अगर तुम्हें सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन चाहिए, इन दोनों को सॉल्व कर दो. फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन चाहिए, इन दोनों को सॉल्व कर दो. क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट इज जस्ट अ रिलेशन, इजी टू रिमेंबर. ऐसे समझो 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273 केल्विन. समझ गए? 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 फ़ारेनहाइट इज 273 केल्विन. तो आइदर वे, जो फॉर्मूला तुम्हें आसान लगे वो याद कर लो. 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 फ़ारेनहाइट इज 273 केल्विन. हाँ बेटा. हाँ बेटा 180. पहले मैं केल्विन लिखता हूँ. केल्विन और सेल्सियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. और डिग्री सिर्फ सेल्सियस के साथ आता है. डिग्री सिर्फ सेल्सियस के साथ आता है. ओके गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड. अब देखो, फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर. बच्चों दिस इज द रिलेशन. This is the relation that you have where T is the temperature in Celsius, and this is the volume occupied by gas at 0 degree Celsius
and this is the volume occupied by gas at T डिग्री सेल्सियस। बच्चों देखो, एक चीज तुम्हें पता होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। हाँ है ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, जय बलून है, बलून को तुमने हीट कर दिया तो तुम्हारा बलून विल नहीं बस्ट, नहीं, पहले एक्सपैंड करेगा देन इट विल बस्ट। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? आइडिया इज, अगर तुम प्रेशर सेम रख रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी प्रेशर वाली टर्म नहीं समझ में आएगी कि प्रेशर कांस्टेंट की मतलब क्या है। जनरल आइडिया ये रखो कि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो मैंने कहा, अगर V, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज V0। और लेट अस से, मैं चेक करना चाह रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, सेम गैस। ठीक है ना गाइस? V0 is the volume occupied by gas at 0 degrees Celsius, and I want to find out what is the volume occupied by same gas at 25 degrees Celsius. तो फॉर्मूला में तुम क्या डालोगे? V0 जो भी आए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम है, 1 + 25/273, 1 + 25/273, that will give us the volume occupied by gas at 25 डिग्री सेल्सियस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो इसे एक चीज तुम रियलाइज कर रहे हो या नहीं, अगर मैं टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस ले जाऊं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या हो जाएगी? राइट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस विल बी 0। मतलब गैस विल कंप्लीटली डिसअपियर, गैस विल कंप्लीटली डिसअपियर। बच्चों समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? तो ये टेम्परेचर, अब ऐसा टेम्परेचर अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है गाइस? कि गैस डिसअपियर ही हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नॉट possible. So this is the minimum temperature that can be achieved. -273. To be exact, it is not -273, it is -273.15. This is the lowest temperature that can be achieved. That can be achieved. Okay, guys. इस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये है हमारा 0 केल्विन। इसे क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन। और ये जो टेम्परेचर है, ये हमने, ये टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में। ये टेम्परेचर हमने जो निकाला है, किस में निकाला है? इतना डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव। क्लियर है बच्चों? -273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जो मैंने यहां पे ऊपर लिखा था, ये 0 केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, हाँ है ना? तो 0 केल्विन कितना हो जाएगा सेल्सियस में? -273 डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट एग्जैक्टली -273, इट इज -273.15। क्लियर है बच्चों? इट इज नॉट -273, इट इज -273.15 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन ज्यादातर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज हम उसे -273 मान लें। 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली इट इज -273.15, लेकिन हमने उसे -273 मान लिया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो 0 केल्विन
is minus 273.15 degrees Celsius. And this is the lowest temperature that can be achieved. समझिए guys? Good. अब आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे एसटीपी भी बोलते हैं या एनटीपी भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोलते हैं. ये होता है हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. 0 केल्विन मत कर देना बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना बच्चों? 273 केल्विन. और प्रेशर होता है 180 है. दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दिस इज स्टैंडर्ड प्रेशर बच्चों. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर समझ गए? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? गुड. अब आइडियल गैस. आइडियल गैस में दो चीजें होती हैं. एक मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं. क्या? कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. हाँ है ना? एक चीज और होती है आइडियल गैस में, अजम्पशन है हमारी. एक और अजम्पशन क्या होती है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर. There are no forces of attraction between gas molecules क्योंकि दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. टकराए फिर कहीं और जाके टकराए फिर टकराए अपने आप आपस में. दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दैट इज व्हाई दे आर कोलाइडिंग. सो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. अब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जस्ट एक नॉर्मल सी चीज बताओ. हम कहते हैं कि जब तुम मॉलिक्यूल्स को पास लेके आते हो तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं तो दे लिक्विफाई. गैसेस लिक्विफाई. तो क्या आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? जब हम कह रहे हैं आइडियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो, आइडियल गैस की डेफिनेशन ही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो. तो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट बताओ, कैन अ आइडियल गैस बी लिक्विफाइड? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ही जीरो है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कैन अ आइडियल गैस बी लिक्विफाइड एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर? इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. Hence, ideal gas cannot be liquefied. Something very important. Hence, ideal gas cannot be liquefied. क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है between the gas molecules. By changing temperature and pressure, you cannot liquefy a ideal gas. As simple as that. क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जीरो. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ बच्चों. गुड. अब आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी. दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. इसमें P होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ऑब्वियसली प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. V यहां पे होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. लेकिन हम उसे आइडियल गैस के लिए क्या कर देंगे? आइडियल गैस के लिए हम उसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही बोल देंगे. आइडियल गैस के लिए हम उसे क्या बोल देंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. क्लियर है यहां तक? एन होते हैं मोल्स ऑफ गैस. मोल्स का वही फॉर्मूला है ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास. टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों.
and R is universal gas constant. It is a constant. It is a constant, guys. क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? बच्चों बताओ, क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ है ना? आर इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स क्या ले रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम की, आर की वैल्यू फिक्स्ड है। वो मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट लेट अस गो ऑन टू गैस के लॉज। लॉज, गैस लॉज। बॉयल्स लॉ। ठीक है बच्चों, गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने पहले बता दिया। कि जो अब जो मैं लॉज बता रहा हूं उनको डिराइव, उनसे डिराइव होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने तुम्हें रिजल्ट पहले ही बता दिया कि रिजल्ट आता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ डिड दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर्मूला आया कहां से? डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे गए, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए, और उसके बाद उनको जब कंबाइन किया गया, यू गॉट पीवी इक्वल टू एनआरटी। बच्चों क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे बच्चों क्लियर हो गया? अब बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, एन और टी कांस्टेंट रखते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है बच्चों, वी टी कीप एन एंड टी कांस्टेंट। तो गाइस पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर पी वी इक्वल टू एनआरटी में एन और टी कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट था, आर वाज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, एन और टी भी कांस्टेंट रखा, तो एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूं, पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो चुका पीवी इक्वल टू एनआरटी में। तो क्या मैं कह सकता हूं, बॉयल्स लॉ में पी इंटू वी का प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। हाँ है ना? बिकॉज एन इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, वी आर कीपिंग एन एंड टी कांस्टेंट, एंड आर इज अ कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है और मैंने एन और टी को कांस्टेंट रख लिया अपने केस में। क्लियर है गाइस? एन और टी कांस्टेंट हमने रख लिया, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो एक तरीके पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। समझ गए गाइस? सो बॉयल्स लॉ स्टेट्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे तुम जब तुम्हारा एन और टी कांस्टेंट है। समझिए गाइस? गुड। अब आते हैं इसके कर्व्स, P वर्सेस V। गाइस P इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके P को मैं ले रहा हूं y एक्सिस पे, V को ले रहा हूं x एक्सिस पे, तो मैं कह सकता हूं y इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को k मान लो, एनआरटी पूरी चीज को मैंने क्या मान लिया, k। तो y क्या बन गया, k बाय एक्स बन गया, नहीं बन गया? इस टाइप का कर्व जाएगा। किस टाइप का कर्व जाएगा? इस टाइप। और इस कर्व के अंदर t इज कांस्टेंट, इस कर्व के अंदर t इज कांस्टेंट। ऐसे कर्व्स को बोलते हैं आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये एक आइसोथर्म बनाया मैंने टेम्परेचर T1 पे, मैंने एक और आइसोथर्म बनाया टेम्परेचर T2 पे। आई मेड अनदर आइसोथर्म एट टेम्परेचर T2 बच्चों। अब मैंने ये पूछा है कि T2 और T1 में बड़ा क्या है। अंडरस्टैंड करो गाइस, कैसे करोगे इसे, मैं दोनों के लिए सेम V ले लेता हूं। देखो गाइस, ये हमारा जो था P इंटू वी, दिस वॉज इक्वल टू एनआरटी, राइट गाइस? मतलब जिसका P इंटू वी ज्यादा उसका T ज्यादा, है ना? मतलब मैंने एक आइसोथर्म लिया ये, एक आइसोथर्म लिया ये, दोनों में मैं एन सेम रख रहा हूं, दोनों में मैं एन सेम रख रहा हूं, तो जिसका P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा उसका T ज्यादा, राइट गाइस? जिसका P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा उसका T ज्यादा बच्चों, अज्यूमिंग एन टू बी सेम फॉर बोथ द आइसोथर्म। दोनों आइसोथर्म में मैं एन को सेम मान रहा हूं, तो जिसका पीवी ज्यादा उसका टी ज्यादा।
अब मैंने दोनों का v ले लिया सेम, दोनों का v क्या ले लिया मैंने, सेम ले लिया। p कौन से कर्व में ज्यादा है, इस वाले में या इस वाले में, T2 वाले में p ज्यादा है, तो p इंटू वी का प्रोडक्ट किस में ज्यादा है, T2 वाले कर्व में, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आया नहीं आएगा, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, हर एक को क्लियर हो गया, दैट्स गुड। ये आइसोथर्म बनाए हमने दो, हमने ये भी देख लिया टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, किस आइसोथर्म में टेम्परेचर ज्यादा है। अब एक और आइसोथर्म देखते हैं गाइस, लेट अस ऑब्जर्व अनदर आइसोथर्म। इस बार हम देखते हैं पीवी वर्सेस पी। बच्चों देखो पीवी वर्सेस पी का कर्व क्या जाएगा, मतलब हम पीवी को मान रहे हैं वाई, पीवी को मान रहे हैं वाई, तो डू यू रियलाइज वाई विल बी कांस्टेंट एक तरीके से, यहां पे विल बी अ स्ट्रेट लाइन गोइंग लाइक दिस, पी इंटू वी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो पीवी वर्सेस पी का कर्व देखो या पीवी वर्सेस वी का कर्व देखो, डजंट मैटर, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक, गुड। अब यहां पे इस कर्व में दिस इज द आइसोथर्म, ठीक है बच्चों, लेट मी अज्यूम दिस इज आइसोथर्म एट टेम्परेचर T1, दिस इज आइसोथर्म एट टेम्परेचर T2। इस आइसोथर्म में टेम्परेचर T1 है, ऊपर वाले में आइसोथर्म में टेम्परेचर T2 है, तो T2 T1 में विच इज ग्रेटर, जिसका पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। समझिए गाइस, गुड। एक और कर्व देखते हैं, P वर्सेस 1/V, मतलब एक तरीके P is Y and 1/V is X। हाँ है ना बच्चों, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे कर्व क्या बनने वाला है, पीवी इज कांस्टेंट, मतलब y बाय x इज कांस्टेंट, हाँ है ना, या y इक्वल टू के एक्स, इट विल बी अ लाइन गोइंग लाइक दिस, हाँ है ना बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी, पासिंग थ्रू, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैंने बस बना के दिखा दिया, क्लियर है गाइस, समझ गए यहां तक, इस तरीके से जाएगा ये, किसी बच्चों का डाउट, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज द आइसोथर्म, दिस इज द आइसोथर्म बच्चों, दो आइसोथर्म बनाता हूं, एक T1, एक T2, दोनों का V सेम कर लो, P जिसका ज्यादा होगा या 1/V दोनों का सेम कर दो, जिसका P ज्यादा उसका T ज्यादा, हाँ है ना बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, समझ में आया नहीं आया, 1/V मैंने दोनों का सेम रखा है, ये जिसका P ज्यादा उसका T ज्यादा बच्चों, तो T2 ग्रेटर देन T1। समझ में आया नहीं आया, क्लियर टू एवरीबॉडी, गुड। अब आते हैं log P वर्सेस log V का कर्व। ये कर्व्स आ जाते हैं बच्चों डायरेक्टली जेई में उठ के आ जाते हैं, इस टाइप के कर्व्स, log P वर्सेस log V। हमें पता है P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, हाँ है ना बच्चों, log ले लो दोनों तरफ, यू विल हैव log P प्लस log V, इवन दैट विल बी कॉन्स्टेंट, हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस। अब ये बन गया, दिस इज y, दिस इज x, तो you will have y equal to k minus x, it will be a curve going like this बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, इस टाइप का कर्व जाएगा, एंड दिस
represents a, this is a isotherm. क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं दो आइसोथर्म बनाता हूं तो देखो, के जिसका टी ज्यादा होगा उसका के ज्यादा होगा, हाँ है ना? जिसका टी ज्यादा उसका के ज्यादा। अब यहां पे के क्या दिखा रहा है? के इज टेलिंग अस द वाई इंटरसेप्ट, हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इन दोनों में के किसका ज्यादा होगा? एक का वाई इंटरसेप्ट ये आएगा, एक का वाई इंटरसेप्ट ये आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये T1 ये T2, निकाल लो कि कौन सा ज्यादा है। समझ गए ना गाइस? किसी बच्चों को ये डाउट तो नहीं? यहाँ पे जिसका के ज्यादा उसका, जिसका के ज्यादा उसका टी ज्यादा, समझ गए? और के हमारा T2 वाले में ज्यादा आ रहा है, के इज द वाई इंटरसेप्ट ओवर हियर। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। और स्लोप क्या आएगी बच्चों इसकी? स्लोप क्या आएगी? -1, y इक्वल mx प्लस सी, m इज -1। क्लियर है बच्चों? स्लोप इज -1। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा गाइस, लास्ट कर्व ऑफ बॉयज लॉ, अगर P वर्सेस PV का कर्व देंगे देखेंगे तो क्या जाएगा बच्चों? P वर्सेस PV का कर्व देखेंगे, कांस्टेंट होगा PV, लेकिन वहां पे हम PV वर्सेस P का कर्व देख रहे थे, अब ये इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, ये जाएगा। दिस इज द आइसोथर्म बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, चार्ल्स लॉ, सेकंड लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या क्या कांस्टेंट रखते हैं? वी कीप एन एंड पी कांस्टेंट, पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन और पी कांस्टेंट है तो एक काम करो, जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड में रख दो। ये बना वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। तुम्हें दिख रहा है राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, पी कांस्टेंट और आर तो कांस्टेंट होता ही है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो ये इसमें हमारा राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट। तो एक तरीके से हमारे पास क्या आ गया? वी बाई टी कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में वी बाई टी इज कांस्टेंट, मतलब V1/T1 is equal to V2/T2 and it is equal to NR by P बच्चों। हाँ बेटा, बेटा अब हम उन लॉज को इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं कि पी और वी के बीच में रिलेशन क्या है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी एंड टी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे वी बढ़ेगा, फिर उनको कंबाइन करा, हर एक फैक्टर को कंबाइन किया तो यू गॉट पी वी इक्वल टू एन आर। यहां तक समझिए गाइस? दिस वाज द कांस्टेंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व्स नाउ। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? टेम्परेचर ये जो हम ले रहे हैं किस में ले रहे हैं? केल्विन, केल्विन। टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन बच्चों। यहाँ पे जो T1 और T2 है दैट इज इन केल्विन। पीवी को एनआरटी में जो टी है दैट इज इन केल्विन। रिमेंबर दैट गाइस, जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, भूल मत जाना।
v वर्सेस t का कर्व कैसा जाएगा? हम कहेंगे v बाई टी इज कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू के टी। मतलब ऐसे मान के चलो, v हमारा y हो गया, t हमारा x हो गया, y बाय x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू के एक्स। ये जाएगा बच्चों, हाँ या ना? दिस इज योर दिस इज योर चार्ल्स लॉ। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ या ना? अब इनमें क्या है, इनमें चीज कांस्टेंट क्या है? पी कांस्टेंट है। ऐसे कर्व्स को बोलते हैं आइसो बार, पी कांस्टेंट। दो आइसो बार बनाते हैं, एक प्रेशर P1 पे, एक प्रेशर P2 पे। ठीक है गाइस? अब देखो, तुम्हें पता है V बाई टी इज एन आर बाई पी, हाँ है ना बच्चों? है या नहीं है? मतलब जिसका फॉर सेम टी, सुनते आना बच्चों, जिसका फॉर सेम टी V ज्यादा, उसका P क्या होगा बच्चों? दो तरीके देख सकते हो, मैं पहले आसान बताया था। ये जो y इक्वल टू के एक्स है, यहाँ पे k क्या है बच्चों? स्लोप, स्लोप है, हाँ है ना? एन आर बाई पी जो है बेसिकली, ये क्या है? दिस इज द स्लोप। तो जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतना पी क्या होगा बच्चों? कम होगा। मोर इज द स्लोप, लेस इज द पी। अब मुझे बताओ, इन दोनों में स्लोप ज्यादा किसकी है? P2 वाले की ज्यादा है स्लोप, मतलब P2 इज लेस देन P1। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? मोर इज द स्लोप, लेस इज द प्रेशर। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? मोर इज द स्लोप, लेस इज द प्रेशर बच्चों। वैसे भी तुम सोच सकते थे, तुम एक काम करो, टी दोनों का सेम कर दो। जिसका V ज्यादा, जिसका टी दोनों का सेम कर दिया, जिसका V ज्यादा होगा उसका P कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? V किसका ज्यादा है? P2 वाले केस का V ज्यादा है, तो उसका जो तुम्हारा P होगा दैट विल बी लेस। जिसका V ज्यादा उसका P कम। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना? गुड, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं V बाई टी वर्सेस टी। गाइस V बाई टी तो कांस्टेंट था, यहाँ पे मैं V बाई टी को Y मान रहा हूं, तो Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? दिस इज द आइसो बार ओवर हियर। अब मैंने दो आइसो बार बनाए, एक P1 एक P2। मुझे बताओ कौन से में प्रेशर ज्यादा है, V बाई टी या Y इज एन आर बाई पी? ये जो K है दैट इज एन आर बाई पी, और ये K है, दिस इज K ओवर हियर, दिस इज K। जिसका K ज्यादा होगा उसका P कम होगा। K किसका ज्यादा है? P2 वाले केस में K ज्यादा है, मतलब P1 ग्रेटर देन P2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं log V वर्सेस log T का कर्व। log V वर्सेस log T का कर्व। बच्चों देखो, V
इज इक्वल टू के टी था, तो लॉग लोगे तुम्हारा आएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस के, मतलब प्लस कांस्टेंट। हाँ बेटा, ये लो कर लो नोट, नोट इट डाउन। कर लिया नोट बेटा? हो गया? गुड। मैं इसका ना के नहीं लिखता, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ। वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, तो यहां से लॉग वी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस के। क्या आ जाएगा गाइस इसका? इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तुम्हें नहीं पता कहां जाएगा। ठीक है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आ गया? गुड। इट डिपेंड्स ऑन के बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन के। समझ गए? बोलो गाइस। एंड दिस इज योर आइसो बार पी। मैं दो बनाता हूं, एक ये, एक ये। ठीक है बच्चों? गुड। P1 P2। ये के क्या है बच्चों? के डिपेंड कर रहा है एनआर बाई पी पे, हाँ है ना? सही पूछा जाए तो ये लॉग एनआर बाई पी के बराबर है। के इज लॉग एनआर बाय पी बच्चों। तो आइडिया इज जिसका के ज्यादा उसका एनआर बाय पी ज्यादा, मतलब पी उसका कम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जिसका के ज्यादा उसका एनआर बाय पी ज्यादा, या उसका पी कम बच्चों। तो पी किसका ज्यादा होगा यहाँ पे? P1 ग्रेटर देन P2। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेरी गुड गाइस। अब ये जो चार्ल्स लॉ है, ये था हमारा V1/T1 इक्वल टू V2/T2, राइट गाइस? यहीं से, यहीं से तुम्हारा आता है VT इक्वल टू V0 1 + T/270। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो हम टी ले रहे हैं वो टी ले रहे हैं इन केल्विन, और अगर तुम इस केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। दिस इज टी इन सेल्सियस। समझे या नहीं समझे गाइस? ये समझा। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो टेम्परेचर है, ये जो फॉर्मूला है, ये निकाला है हमने फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और ये जो फॉर्मूला है जो लेफ्ट में जो लिखा है हमने, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। तुम कर सकते हो इसे गाइस। तुम यहां पे करोगे V/T इज इक्वल टू V0/0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 273। और ये टेम्परेचर किस में था? केल्विन में। अब अगर टेम्परेचर केल्विन में टी की है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा गाइस? केल्विन में टी है तो सेल्सियस में अगर हमें निकालना है, मतलब सेल्सियस में करना है, सपोजिंग वी वांट द टी टू बी इन सेल्सियस रेदर देन केल्विन, दिस इज योर टी इन केल्विन। अगर टी सेल्सियस में दे रखा है इंस्टेड ऑफ केल्विन, अगर टी सेल्सियस में दे रखा है इंस्टेड ऑफ केल्विन, तो ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? इसको इधर भेजो, यही इक्वेशन तो बन गई। समझिए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आया नहीं आया?
तो अगर तुम यही वीटी कर्व बनाते हो लेकिन टेम्परेचर को सेल्सियस में लेते हो, यू अगेन ड्रॉ वीटी कर्व, वी वर्सेस टी का कर्व बनाते हो, बट यू टेक द टेम्परेचर टू बी इन डिग्री सेल्सियस रेदर देन केल्विन, तो तुम्हारा कर्व ऐसे जाएगा और फिर तुम्हारा वॉल्यूम जीरो कब हिट करेगा बच्चों? -273। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चलता जाएगा, मतलब ये मैंने बना के दिखाया नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई टेम्परेचर सेल्सियस में तो नेगेटिव भी जा सकता है, केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जा सकता। लोएस्ट टेम्परेचर दैट यू कैन अचीव इज 0 केल्विन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द लोएस्ट टेम्परेचर दैट यू कैन अचीव इज 0 केल्विन। समझे या नहीं समझे गाइस? द लोएस्ट टेम्परेचर यू कैन अचीव इज 0 केल्विन। सेल्सियस में द लोएस्ट टेम्परेचर यू कैन अचीव इज -273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस, सॉरी। क्लियर है बच्चों? -273.15 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड जब वॉल्यूम क्या हो गई? वॉल्यूम क्या हो गई? जीरो। ठीक है बच्चों? दिस इज 0 केल्विन एंड -273 डिग्री सेल्सियस। और ये कर्व हमने कैसे बनाया है? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग। मतलब आइडिया हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। ये टेम्परेचर तुम अचीव कर नहीं सकते, तो हमने ये जो कर्व बनाया है, ये जो यहाँ पे हिट कर दिया इस पे, दैट इज बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग मतलब एक्सटेंड कर दिया उस कर्व को आगे, कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी अचीव। तो ये हमने हिट क्यों कर दिया? ये हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। समझ आया नहीं आया बच्चों? होल्ड ऑन वन सेक गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? भाई ये तुम्हारा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड सेल्सियस में, ये और केल्विन में ये दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव, इसलिए हमने उसे एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे हिट करवाया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये चार्ल्स लॉ ही था। तुम्हें याद होगा, शायद मैंने बताया भी था उस वक्त, मैं बोल रहा था प्रेशर कांस्टेंट, पी एन एन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट पे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा था मैं? तो प्रेशर कांस्टेंट, इट इज चार्ल्स लॉ ओनली। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा चार्ल्स लॉ ही है। ठीक है गाइस? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? गुड। नोट, all gases obey Charles' law at very low pressure and high temperature. क्लियर गाइस? कर लिया नोट? नहीं कर लिया नोट? करो गाइस, नोट करो फटाफट। फिर आएंगे नेक्स्ट लॉ पे, गे लुसेक लॉ। बच्चों यहीं में रुकना। ओके गाइस, गे लुसेक लॉ ये हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एक्सेप्ट कि यहाँ पे हम एन और वी कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हम एन और वी कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है गाइस? तो अच्छा, इसको एक और भी नाम है इसका, Montan's लॉ। ठीक है गाइस?
इसमें एन और वी कांस्टेंट रखते हैं, तो हमारा पी वी इक्वल टू एनआरटी में जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड में ले आओ। पी बाई टी विल बी इक्वल टू एन आर बाई वी, और ये पूरा क्या हो गया बच्चों, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। तो हमारा इस बार बनेगा पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। बच्चों क्या बनेगा, पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। जैसे वहां पे वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू था, यहाँ पे पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। एमॉन्टन्स लॉ। गाइस अब देखो, हाँ ग्राफ सिमिलर बनेंगे, मैं सारे नहीं बना रहा, एक दो बना के छोड़ रहा हूं। P वर्सेस T, तुम रियलाइज करोगे P इज Y, T इज X, you have got Y equal to KX। ये बनेगा बच्चों। अब जहां पे V कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोकोर। आइसोकोर, V कांस्टेंट मतलब आइसोकोर। तो मैंने दो आइसोकोर बनाए, एक V1 एक V2। गाइस डू यू रियलाइज यहाँ पे जो K है दैट इज द स्लोप, और स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप इज एन आर बाय वी। हाँ है ना, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, बोलो गाइस। आइडिया बीइंग जिसकी स्लोप ज्यादा उसका वी कम, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका वी कम, तो वी वन ग्रेटर देन वी टू। बच्चों समझ में आया नहीं आया, क्लियर टू एवरीबॉडी। लॉग पी वर्सेस लॉग टी का कर क्या जाएगा, तुम रियलाइज करो पी बाय टी वॉज कांस्टेंट, तो यहां पे तुम्हारा बनेगा लॉग पी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस के। क्लियर टू एवरीबॉडी, इस टाइप से कुछ कर जाएगा, इस टाइप से कुछ कर जाएगा बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, दिस इज हाउ द कर्व विल गो। क्लियर है, गुड। तो यहाँ पे तुम दो आइसोकोर बनाओ, V1 V2। ठीक है गाइस, के इन दोनों में से किस में ज्यादा है, एक का के ये है, एक का के ये है। V2 वाले में के ज्यादा है, और के वॉज एन आर बाय लॉग एन आर बाय वी के, वो था के वॉज बेसिकली दिस वॉज कांस्टेंट वॉज एन आर बाय वी, मतलब के इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज एक्चुअली एन आर लॉग एन आर बाय वी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, के यहाँ पे जो के है दैट इज एक्चुअली लॉग एन आर बाय वी। तो जिसका के ज्यादा उसका वी कम बच्चों, जिसका के ज्यादा उसका वी कम, मतलब वी वन ग्रेटर देन वी। समझ गए। और पी बाई टी वर्सेस टी का कर्व क्या जाएगा, पी बाई टी इज कांस्टेंट, ये जाएगा, ये वी वन ये वी टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। नाउ पी बाई टी इज एन आर बाई वी, जिसका जिसका पी बाई टी ज्यादा उसका वी कम, तो वी वन ग्रेटर देन वी टू। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस, हर एक बच्चे को क्लियर है, दैट्स गुड। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। ये कहता है अगर पी वी टी कांस्टेंट implies n same for all gases,
अगर तुम्हारे पास दो गैसेज हैं, से एग्जांपल लेता हूं मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर पीवीटी कांस्टेंट है दो गैसेज के लिए, एक बार हमने हीलियम लिया, एक बार मैंने नियॉन लिया, और उनका प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उन दोनों की जो मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट होंगी कंटेनर में वो भी सेम होंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? पी वी और टी सेम है अगर दो गैसेस का, दो डिफरेंट गैसेस का, जैसे हीलियम और नियॉन का, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी सेम होंगे इन द कंटेनर। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। इसको एक और तरीके से भी हम स्टेट करते हैं, इससे एक और लॉ भी बनता है इसी से, कि अगर तुम्हारा पी एंड टी कांस्टेंट है, पी और डी कांस्टेंट है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ है ना बच्चों? बताओ गाइस। अगर मैं पी वी इक्वल टू एनआरडी में वी और टी कांस्टेंट कर देता, पी और टी कांस्टेंट कर देता हूं, पी और टी कांस्टेंट कर देता हूं, तो डू यू रियलाइज वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन? हाँ है ना? बोलो गाइस। अगर पी और टी कांस्टेंट कर देता हूं देन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये तुम्हें याद है हमने स्टोइचियोमेट्री में कहां पढ़ा था? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, याद आ जाएगा। याद है तो अच्छी बात है। किसको याद है? इसका एक मोल इसके 7/2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल देता है और इसके 3 मोल देता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इसका 1 ml इसके 7/2 ml के साथ रिएक्ट करके इसके 2 ml और इसके 3 ml दे सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जैसे मोल जाते हैं वैसे ही वॉल्यूम भी जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? गुड। मैंने तुम्हें कहा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट गाइस? अब मैं v को के एन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कम सम कांस्टेंट इनटू n। अब n को मैं क्या लिख सकता हूं? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स को मैंने क्या लिख दिया? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है गाइस? v इज दिस। अब देखो g बाय v क्या बन जाएगा? g बाय v विल बी इक्वल टू, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? हाँ या ना? ग्राम्स ऑफ गैस प्रेजेंट बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या देगा? बताओ मुझे। ग्राम्स ऑफ गैस प्रेजेंट बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या देगा? मास बाय वॉल्यूम गिव्स अस डेंसिटी। से 2 ग्राम गैस प्रेजेंट है 10 लीटर कंटेनर में, तो ग्राम्स बाय वॉल्यूम क्या देगा? डेंसिटी। सो वी कैन से डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज density. So we can say density of gas is directly proportional to its molecular mass बच्चों। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं, वी आर डन विद ऑल द लॉज, वी आर डन विद ऑल द लॉज बच्चों। अब आते हैं गाइस पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो हमारा आर था उसकी वैल्यूज क्या आती हैं? एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी में यूनिट्स क्या आती हैं आर की? अगर प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है लीटर में, तो आर होता है 0.0821। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? अगर प्रेशर है तुम्हारा
बार में और वॉल्यूम है लीटर में, तो आर की वैल्यू आती है 0.083। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, बार लीटर बार पर मोल केल्विन बच्चों। क्लियर है गाइस? अब अगर तुम प्रेशर को लेते हो पास्कल में और वॉल्यूम को लेते हो मीटर क्यूब में, तो आर आता है 8.314। और रिमेंबर गाइस, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ये यूनिट पहुंच जाती है जूल। क्लियर गाइस? पर मोल केल्विन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? और अगर तुम देखो गाइस, P इंटू वी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। P इंटू वी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे जो लीटर एटमॉस्फेयर है, दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बार लीटर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बाई चांस तुम कैलोरी में लेते हो एनर्जी का, तो इट बिकम्स 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू ये भी होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, अगर कैलोरी में ले रहे हो तो। पी इंटू वी का जो प्रोडक्ट है, अगर वो एनर्जी की यूनिट कैलोरी है, तो आर इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये चार वैल्यूज ही तुम यूज करोगे। ठीक है बच्चों? यहां पे जब मैं कन्वर्ट बता रहा हूं पीवी की यूनिट इज ऑफ एनर्जी, तो मैं बता दूं 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज 101.3 जूल। 1 बार लीटर इज 100 जूल। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? अब तुम्हें प्रेशर बाई चांस किसी और यूनिट में दे रखा है, यूनिट्स और भी थी, टॉर था, ऑफ मर्करी था। अगर उसमें प्रेशर दे रखा है, यू विल कन्वर्ट इट टू एटमॉस्फेयर या बार। अगर तुम्हें प्रेशर किसी और यूनिट में दे रखा है, तो कन्वर्ट इट इनटू आइदर एटमॉस्फेयर और बार टू यूज दीज वैल्यूज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर प्रेशर की या वॉल्यूम की कोई और यूनिट दे रखी है, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दीज यूनिट सो दैट यू कैन यूज दीज वैल्यूज ऑफ आर। और कोई वैल्यू आर की तुम यूज नहीं करोगे इन चारों के अलावा। कोई और यूनिट में तुम्हें प्रेशर या वॉल्यूम दे रखा है, यू विल कन्वर्ट इट इनटू दीज यूनिट। कर लिया नोट या नहीं कर लिया? गुड। अब आते हैं, मैंने तुम्हें एसटीपी बताया था नहीं बताया था बच्चों? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा श्योर। एसटीपी या एनटीपी बताया था मैंने। ये क्या था बच्चों? टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना आ जाएगा? टू बी एग्जैक्ट इतना। हाँ है ना? और प्रेशर 1 atm। इस पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, इट इज 22.4 लीटर। क्लियर है बच्चों? इट इज 22.4 लीटर। ये तुम निकाल सकते हो यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर मैंने कितना कहा? 1 atm। वॉल्यूम हमें निकालना है। मोल्स ऑफ गैस कितना लिया हमने? 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो देखना चाह रहे हैं। देखो गाइस, इस टेम्परेचर, मैं फिर से बताता हूं, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हम चेक करना चाह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज द क्वेश्चन। तो पीवी को एनआरडी लगाएंगे। पी हमारा 1 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस।
मोल्स हमें दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। N1 हो गया। आर क्या उठाओगे गाइस? प्रेशर तुमने उठाया था एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम तुम निकालोगे लीटर में, तो आर की वैल्यू क्या उठाओगे? 0.0821। और टेम्परेचर क्या उठाओगे? यहां से जो वी निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। समझ गए गाइस? अब बाई चांस तुम टेम्परेचर वही रखते हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बजाय 1 बार ले लेते हो, तो बच्चों जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस है, दैट कम्स आउट 22.7 लीटर। ठीक है बच्चों, द वॉल्यूम कम्स आउट 22.7 लीटर, क्योंकि ये 0.0821 के बजाय अब हम क्या यूज करेंगे? 0.083। अगर प्रेशर बार में है तो यू विल यूज द वैल्यू ऑफ आर एज 0.083। अब आते हैं ऐसे टीपी पे बच्चों, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन में अगर देखा जाए तो कितना आ गया? 298.15 केल्विन। एंड प्रेशर 1 atm, रूम टेम्परेचर। दिस इज रूम टेम्परेचर बच्चों। तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? 24.4 लीटर। और अगर मैं प्रेशर उठाता हूं 1 बार, तो वॉल्यूम आता है 24.7 लीटर। क्लियर है बच्चों? ये सारा मैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए बता रहा हूं तुम्हें। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो गाइस हाँ है ना? गुड। अब गाइस पीवी इक्वल टू एनआरटी का एक और वेरिएशन फॉर्मूले का एक और आता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं थोड़ा बहुत। मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस? आरटी, ये लिख सकते हैं गाइस? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताओ गाइस। अब एक काम करते हैं, पी एम नॉट इज इक्वल टू जी बाई वी आर डी लिख सकते हैं। और यहां से फॉर्मूला क्या आ गया? ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ग्राम्स ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आ गया? डेंसिटी। तो पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी एंड पी वी इक्वल टू एन आर टी। वी हैव गॉट टू फॉर्मूले, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी एंड पी वी इक्वल टू एन आर टी बच्चों। ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। यहां से तुम देख सकते हो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला था। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। अगर डेंसिटी दे रखा है तो इट इज कन्वीनियंट टू यूज दिस फॉर्मूला, अगर डेंसिटी दे रखी है तो। पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी। एम नॉट इज द मॉलिक्यूलर मास एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ गैस इन द कंटेनर। एम नॉट इज द molar mass of gas and d is the density of gas in container। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना? बोलो। गुड। अब एक चीज और देखो गाइस, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेरी गुड, वो वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। इट इज द रेशियो ऑफ मास of a gas, let that be gas X, to mass of hydrogen at same conditions of PV and T. At same conditions of PV and T. अगर PVT सेम है, then the mass of gas X
टू द मास ऑफ हाइड्रोजन इज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। क्लियर है गाइस? अगर पीवीटी सेम है तो मास ऑफ गैस एक्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। अब एक चीज समझो, मैं इसका डेरिवेशन समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। पीवीटी सेम है मतलब मोल्स ऑफ गैस एक्स विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर पी वी और टी सेम है, अगर पी वी और टी सेम है तो एन भी कांस्टेंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर पीवीटी सेम है तो मोल्स ऑफ गैस एक्स विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ है ना? मतलब grams of gas X by molecular mass of gas X will be grams of hydrogen by molecular mass of hydrogen which is 2। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अब यहां से ग्राम्स ऑफ गैस एक्स क्या पूछा गया है? ग्राम्स ऑफ गैस एक्स टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या निकल के आ रहा है बच्चों? इट इज कमिंग आउट इक्वल टू ये। नाउ दिस इज वेपर डेंसिटी एंड इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2। अब समझ में आया नहीं आया? This is vapor density. This is vapor density and it is molecular mass of that gas, जिस गैस की भी वेपर डेंसिटी पूछी गई है, बाय 2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ, क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड बच्चों। हाँ, molecular mass of that gas by 2, that is the vapor density of gas। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस कर ले गाइस? हाँ बेटा, क्यों नहीं? गाइस देखो, गाइस अब इस क्वेश्चन को देखो। हमें कहा गया है हमारे पास 5 ग्राम हीलियम है कंटेनर में। उसका पहले प्रेशर था 0.5, अब प्रेशर हो गया है 2। हमने प्रेशर चेंज कर दिया है फ्रॉम 0.5 टू 2, प्रेशर बढ़ा दिया है। वॉल्यूम इनिशियली थी 10 डेसीमीटर क्यूब। हमें पूछा गया है अब जो वॉल्यूम आएगी उसमें और ओरिजिनल में कितने का चेंज आया है। तुम्हारे पास पहले एक गैस थी 5 ग्राम, प्रेशर पहले था 0.5 एटीएम, अब प्रेशर तुमने बढ़ा के कर दिया है 2 एटीएम फॉर सेम गैस। मतलब पहले 5 ग्राम हीलियम का प्रेशर था 0.5 एटीएम, अब कर दिया 2 एटीएम। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमें ये निकालना है व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहां पे हमें नहीं बता रखा कि टेम्परेचर में चेंज कुछ आया या नहीं आया। जब कुछ नहीं बता रखा, अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? 5 ग्राम ऑफ हीलियम कांस्टेंट है, पहले भी 5 ग्राम थी, अब भी 5 ग्राम है। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, एक तरीके तुम्हारा पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ लगाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पी वी को एनआरटी में जो एनआरटी है वो कांस्टेंट है, मोल्स ऑफ गैस फिक्स है, आर कांस्टेंट तो था ही, टेम्परेचर नहीं बता रखा तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मान लो। तो यू विल हैव P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां से V2 निकाल लो और 10 माइनस V2 इज योर डिक्रीज इन वॉल्यूम। हाँ है ना बच्चों?
यूनिट्स को चेंज भी करने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखना कि अगर तुम्हारा पहले वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब थी, तो अब जो V2 आ रहा है वो भी डेसीमीटर क्यूब में ही आ रहा होगा। यू डोंट हैव टू चेंज द यूनिट्स एनीवेयर। हाँ, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, 10 डेसीमीटर क्यूब विल बी 10 लीटर। ठीक है बच्चों, मैं ये बता रहा हूं कि यू डोंट हैव टू चेंज द यूनिट्स, इट विल बी सेम। जिसमें पहले वॉल्यूम थी अब भी वॉल्यूम उसी यूनिट्स में आएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो गाइस, हाँ या ना? गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन देता हूं। लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v का कर्व कैसा जाएगा फॉर बॉयल्स लॉ? क्या आएगा बच्चों? बताओ गाइस, ये कर्व कैसा जाने वाला है? लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v। पीवी इज कांस्टेंट, मतलब पी इज कांस्टेंट बाय वी। लॉग लोगे तो ये लॉग पी इज इक्वल टू लॉग 1/v प्लस सम कांस्टेंट। ये जाएगा बच्चों, मतलब ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये इस टाइप का कर्व जाएगा बच्चों। इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस, लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v। फॉर बॉयल्स लॉ इट विल बी गोइंग लाइक दिस। हाँ है ना? बताओ गाइस। स्लोप, स्लोप क्या होगी बच्चों? व्हाट विल बी द स्लोप गाइस? स्लोप विल बी 1। हाँ है ना? स्लोप विल बी 1 बच्चों, स्लोप विल बी 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। गाइस, जब तुम ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ लगा रहे हो, तो यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जो यूनिट पहले थी उसी यूनिट में। हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली, मतलब इन द सेंस कि अगर तुम्हारा प्रेशर एटमॉस्फेयर के बजाय तुमने से टॉर में ले लिया, तो जो नया प्रेशर आएगा वो भी तुम्हारा टॉर में ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब वॉट एवर यूनिट्स ऑफ प्रेशर वर टेकन इनिशियली, सेम विल बी द यूनिट्स ऑफ प्रेशर फाइनली। क्वेश्चन गाइस, वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 ml, टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने सील कर दिया और फिर हमने उसे कूल किया टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड सील कर दिया। कंटेनर को सील कर दिया, कूल कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ओपन इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर। What volume of water will get into the flask? What volume of water will get into the flask? Assume P to be constant. बच्चों देखो, हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में। हमारे पास एक कंटेनर था, हमारे पास एक कंटेनर था बच्चों, जिसकी वॉल्यूम थी 250 ml, टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों? तो इट विल बी ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम और नॉट? लेसर वॉल्यूम का मतलब ये है कि जैसे ही तुम खोलोगे उतना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर चला जाएगा। हाँ है ना?
गेटिंग द आइडिया और नॉट? जब तुमने टेम्परेचर कम किया, इट शुड बी ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम, राइट गाइस? तो लेसर वॉल्यूम कैसे आएगी? दैट मीन जितनी भी वॉल्यूम में डिक्रीज, मतलब जितना भी वॉल्यूम से पहले 250 ml था, अब हो गया 230 ml। एग्जांपल ले रहा हूं कि इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो 230 ml आनी चाहिए। इसका मतलब जब तुम उसे पानी में खोलोगे तो 20 ml वाटर विल गो इनसाइड द फ्लास्क। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। पहले 250 ml था, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम देखना चाह रहे हैं कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करनी चाहिए गैस को, कितनी वॉल्यूम गैस को ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 250 ml ऑक्यूपाई कर रहा है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करनी चाहिए? सपोजिंग उसे ऑक्यूपाई करनी चाहिए 230। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये है जब तुम फ्लास्क को खोलोगे पानी में तो 20 ml ऑफ वाटर विल रश इनसाइड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ। क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, पी कांस्टेंट एन कांस्टेंट। वी आर अज्यूमिंग ओवर हियर पी एंड एन कांस्टेंट। पी और एन कांस्टेंट तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। गाइस ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर को प्लीज केल्विन में लेना है, सेल्सियस में मत उठा लेना। यू लेव 250/373 इक्वल टू V2/298। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड 250 माइनस V2 is the amount of water drawn inside. Amount of water drawn into the flask. समझे या नहीं समझे गाइस? यहां पे हमने एन और पी को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया कि ना गैस बाहर निकली और प्रेशर अंदर का पहले जो था वही प्रेशर अब है। समझिए गाइस? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस by 20%. To what temperature must the gas be heated if initial temperature is 25 डिग्री सेल्सियस? हमें वॉल्यूम 20 डिग्री सेल्सियस 20% से बढ़ानी है, हमें वॉल्यूम 20% से बढ़ानी है। तो टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए अगर इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है? टेम्परेचर इनिशियल 25 है, तो कितने टेम्परेचर तक हम लेके जाएं सच दैट वॉल्यूम में जो इंक्रीज आए वो 20% इंक्रीज आ जाए? अज्यूमिंग पी एंड एन टू बी कांस्टेंट। प्रेशर कार में कुछ नहीं बता रखा, मोल कार में कुछ नहीं बता रखा, अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। क्या करोगे बच्चों बताओ मुझे? हम कहेंगे V1/T1 इक्वल टू V2/T2। पहले वॉल्यूम मान लो वॉल्यूम इनिशियली 100 थी, तो अब दैट 100 वॉल्यूम वाज एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 100 थी। अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी गाइस? अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 120। तो 120/T5। ये जो टी फाइनल आएगा ये केल्विन में आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ या ना? बोलो गाइस। अनदर क्वेश्चन बच्चों। टैंक का मैक्सिमम प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर जा सकता है।
melting point of tank is, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, 2235 केल्विन। गाइस अब सुनो क्वेश्चन को, सुनते आना। हीलियम एक आयरन टैंक में हमने डाल रखी है, आयरन टैंक में हमने हीलियम भर रखी है। उस टैंक का प्रेशर इज 2 atm, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैक्सिमम प्रेशर टैंक में जा सकता है 10 एटमॉस्फेयर बिफोर द टैंक बर्स्ट ओपन। ठीक है गाइस, 10 एटमॉस्फेयर पे जो टैंक है दैट विल बर्स्ट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टैंक हमें दे रखा है आयरन टैंक इज 2235 केल्विन। अब जो टैंक है उसको हमने मतलब जिस बिल्डिंग में टैंक था उसमें आग लग गई, जिस बिल्डिंग में टैंक था उसमें आग लग गई। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज टैंक बर्स्ट पहले करेगा या टैंक मेल्ट पहले करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। देयर इज अ आयरन टैंक जो कि मैक्सिमम प्रेशर ये झेल सकता है, इसके बाद टैंक बर्स्ट कर जाएगा। इस टेम्परेचर के बाद टैंक मेल्ट कर जाएगा। इस प्रेशर पे टैंक बर्स्ट कर जाएगा, इस टेम्परेचर पे टैंक मेल्ट कर जाएगा। इनिशियली प्रेशर और टेम्परेचर ये है। अब टैंक था एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग में लग गई आग। यू हैव टू फाइंड आउट कि पहले वो टैंक बर्स्ट करेगा या वो टैंक मेल्ट करेगा। तो गाइज यहां पे देखो क्या करोगे। नहीं सुनो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। तुम क्या कहोगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ आयरन टैंक तुम मान के चलो कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। हीट करने पे वॉल्यूम ऑफ आयरन टैंक, आयरन एक का बना हुआ है ना, तो वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं होगी। गैस उस कंटेनर के अंदर छेद भी नहीं है कि गैस बाहर लीक कर जाए। तो एन और वी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ गए गाइस? अब प्रेशर इनिशियली कितना था 2, टेम्परेचर इनिशियली कितना था 298। अब तुम ये देखो, इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तुम ये देखो बर्स्ट होता है कितने प्रेशर पे, 10 atm पे। तुम देखो 10 atm पहुंचने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, 10 atm पहुंचने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए? कितना चाहिए बच्चों? 1498 चाहिए, 1490। गलती तो नहीं करी है ना बच्चों? गुड। तो आइडिया इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या पहुंच जाएगा, 10। मतलब इस टेम्परेचर पे आयरन टैंक क्या कर जाएगा, फट जाएगा। और टेम्परेचर मेल्ट करने के लिए तो ये टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर से पहले तो वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जिसपे वो फट जाए। तो आइडिया इज इट विल बर्स्ट रेदर देन मेल्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तुम इसको एक और तरीके से क्या कर सकते थे, तुम ये कर देते 2/298 इक्वल टू P बाय 2235। 2235 ही था ना बच्चों? अब तुम ये निकाल लो वो प्रेशर जिसपे वो क्या कर जाएगा, जिसपे वो मेल्ट कर जाएगा। अब तुम वो प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हो जिसपे वो मेल्ट कर जाएगा। अब अगर ये प्रेशर आता है तुम्हारा ग्रेटर देन 10 atm, अगर ये प्रेशर आता है ग्रेटर देन 10 atm, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? अगर ये प्रेशर ग्रेटर देन 10 atm आता है तो हम कहेंगे भाई पहले ये बर्स्ट कर जाएगा उसके बाद मेल्ट करेगा। और अगर ये प्रेशर आता है लेस देन 10 atm, से आ गया इक्वल टू 8 atm, मतलब एक तरीके 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये मेल्ट कर रहा है। और मेल्ट बर्स्ट करता है ये 10 atm पे। इसका मतलब ये पहले मेल्ट कर जाएगा और उसके बाद बर्स्ट की ऑप्शन आती।
हाँ, तो वो मेल्ट ही कर गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अगर ये पी तुम्हारा आता से 12 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होता है? 12 एटीएम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा इस टेम्परेचर पे प्रेशर 12 एटीएम आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पहले 10 एटीएम रीच कर जाएगा। इस टेम्परेचर से पहले ही 10 एटीएम रीच कर जाएगा, नहीं कर जाएगा बच्चों? सो इट विल बस्ट। और अगर तुम्हारा ये आता है 8 एटीएम, इसका मतलब 8 एटमॉस्फेयर पहुंचते इतना टेम्परेचर लग गया, इट विल मेल्ट फर्स्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? आइदर वे यू कुड हैव गॉन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम टेम्परेचर से भी देख सकते थे, प्रेशर से भी देख सकते थे। समझे या नहीं समझेगा? बाय द वे, ये प्रेशर निकल के कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे कितना आ रहा है? 18, 15। तो हम क्या कहेंगे? 15 एटमॉस्फेयर है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा इस टेम्परेचर को करते करते तुम्हारा प्रेशर कितना हो रहा है? 15 एटमॉस्फेयर। और 10 पे तो वो तुम्हारा बर्स्ट कर जाता है। तो आइडिया इज इट विल बर्स्ट रेदर देन मेल्ट। पहले बर्स्ट ही कर जाएगा वो, मेल्ट करने से पहले तो वो बर्स्ट कर जाएगा। इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर इज 15 एटमॉस्फेयर। और हमें पता है 10 पे इट बर्स्ट, तो इट विल बर्स्ट फर्स्ट रेदर देन मेल्ट। मेल्ट करने से पहले तो वो बर्स्ट ही कर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी दिस क्वेश्चन? दैट्स गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों तुम्हें। A balloon has 480 ml, temperature 5 degrees Celsius. The balloon is distended to 7 by 8 of its maximum stretching capacity. Will it burst if temperature is increased to 30 degrees Celsius? बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है, और अभी वॉल्यूम इज 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। अभी जो वॉल्यूम है दैट इज 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इट कैन अचीव, डिस्टेंडेड टू 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम स्टेरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर पहले वॉल्यूम एक्स थी, तो मतलब ये जो 480 है दैट इज 7/8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन अचीव। इस वॉल्यूम के बाद इट विल बर्स्ट। क्लियर है गाइस? तो मैं एक काम करता हूं, अज्यूमिंग पी टू बी कांस्टेंट। यहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं? आई एम अज्यूमिंग पी टू बी पी एंड एन कांस्टेंट। पी एंड एन कांस्टेंट, v1 बाय t1 इज इक्वल टू v2 बाय t2। पहले वॉल्यूम कितनी थी? 480। टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस विच इज 278। मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो सकती है गाइस? वेरी नाइस, इट विल बी 480 इंटू 8/7। I mean, try to understand. Let maximum volume of balloon be x. Maximum volume of balloon be x. So 7/8x is given to us as 480. 7/8x is given to us as 480.
समझ में आया नहीं आया? तो दिस विल बी 8/7 ऑफ 480 बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर निकाल लो, ये टेम्परेचर केल्विन में आएगा बच्चों, दिस टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। अब ये T2 निकाल लो, और अगर तुम्हारा T2 ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, या पहले लेस देन लेते हैं, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब तुम्हारा वॉल्यूम मैक्सिमम अचीव हो जाएगी एट लोअर टेम्परेचर। तो 30 पे तो ये बर्स्ट नहीं कर जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वॉल्यूम बन चुकी है एट लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तुम 30 पे लेके जाओगे इसे, इट विल बर्स्ट। समझ गए? इट इज अचीव्ड मैक्सिमम वॉल्यूम एट अ टेम्परेचर लेस देन 30। तो अगर तुम 30 पे लेके जाओगे, इट विल बर्स्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इफ दिस इज द केस, इट विल बर्स्ट। और अगर तुम T2 को कहते हो ग्रेटर देन 30 पे आ रहा है, सपोजिंग, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम उसकी जो आ रही है वो ग्रेटर देन 30 पे आ रही है, से 45 पे आ रही है एग्जांपल के तौर पे, तो 30 तक उसका मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव नहीं हुआ है। 30 तक उसका मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव नहीं। कितना आ रहा है T2? कितना आ रहा है? 45.9 आ रहा है। 45.9 मतलब 45.9 में इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, मतलब 30 पे इट विल नॉट बर्स्ट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट मीन्स इट विल नॉट बर्स्ट, इट विल नॉट बर्स्ट। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम इसकी, इसकी जो बर्स्ट करने वाली वॉल्यूम है, जो इसकी बर्स्ट करने वाली वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 पे अचीव हो रही है। 44.7 आ रहा है, तो इट विल नॉट बर्स्ट। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं? बर्न नहीं, बर्स्ट, माय बैड, इट विल नॉट बर्स्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई चीज या नहीं हो गई? तो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछा हूं, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट विल बर्स्ट? तो उसमें जो अभी हमने ये जो टी निकाला था, दिस इज द टेम्परेचर एट विच इट विल बर्स्ट, क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम एट विच इट विल बर्स्ट, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम जिस पे ये बर्स्ट कर जाता है। मतलब इससे जैसी वॉल्यूम थोड़ी सी भी एक्सीड करोगे, इट विल बर्स्ट। तो ये जो टेम्परेचर मैंने निकाला है, दिस इज द टेम्परेचर एट विच इट विल बर्स्ट। बच समझ में आया नहीं आया? अच्छा गाइस, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें जानते हो क्या दिया जाएगा? हाँ बेटा, हाँ श्योर। कई बार तुम्हें दिया होगा P1 V1 T1 विल बी गिवन टू यू फॉर अ पर्टिकुलर गैस। अब तुमने उस गैस का प्रेशर कर दिया P2, टेम्परेचर कर दिया T2, और पूछा गया है व्हाट इज V2 बच्चों। हमें एक गैस दे रखी है इनसाइड अ कंटेनर, सुनते आओ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। हमें एक गैस दे रखी है इनसाइड अ कंटेनर, उसका प्रेशर वाज P1, टेम्परेचर वाज T1, वॉल्यूम वाज V1। अब तुमने उसका प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया, टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया, वी आर आस्क्ड व्हाट इज V2। तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? ओनली n इज कांस्टेंट, ओनली n इज कांस्टेंट। तो यू विल यूज द इक्वेशन P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 बच्चों। दिस इज व्हाट यू विल यूज टू get your volume at the new temperature and pressure बच्चों। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो गाइस। ऑल राइट, तो इसी का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अ गैस occupies 320 centimeter cube at STP. Calculate its volume at करो बच्चों इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। डू दिस वन गाइस,
डू दिस क्वेश्चन क्विकली। बच्चों इस क्वेश्चन को करो फटाफट। गाइस ये बनेगा नहीं बनेगा। P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। हमें दे रखा है STP मतलब प्रेशर 180 एम और टेम्परेचर 273 पे वॉल्यूम इतनी है। प्रेशर 180 एम, टेम्परेचर 273 पे वॉल्यूम इतनी है। तो इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितनी होगी? समझे या नहीं समझे गाइस? एंड रिमेंबर, ये जो वॉल्यूम निकल के आएगी ये किस में निकल के आएगी बच्चों? अगर यहाँ पे तुम्हारी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया? गुड। 1 सेकेंड बच्चों, निकाल लिया? कर लिया नोट गाइस? हाँ बेटा। क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है 1.56 ग्राम पर लीटर एट 745 mm pressure and temperature 60 डिग्री सेल्सियस। नहीं, फाइंड molecular mass of gas। बताओ बच्चों क्या हुआ? बोलो भाई कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? पीवी इक्वल टू एनआरडी लगा सकते हो या पी एम नॉट इक्वल टू डीआरडी लगा सकते हो। प्रेशर हमें दे रखा है 745 mm। आप सुनते आना बच्चों, आर की वैल्यू या तो तुम एटमॉस्फेयर वाली लोगे जिसमें आर जिसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, या बार वाला लोगे। तो ये जो एमएम ऑफ प्रेशर दे रखा है, एमएम ऑफ मर्करी में प्रेशर दे रखा है, यू विल कन्वर्ट इट टू एटमॉस्फेयर गाइस। P is 745 by 760। दिस इज द प्रेशर बच्चों, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। P इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है गाइस? डेंसिटी की भी यूनिट ध्यान से देखो, इट विल बी ग्राम पर लीटर। ग्राम पर एमएल मत सोचना, इट विल बी ग्राम पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम हैज टू बी टेकन इन लीटर्स। प्रेशर होता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर में और तुम्हारी वॉल्यूम होती है लीटर में। तो डेंसिटी की जो यूनिट्स दे रखी है वो सही दे रखी है, ग्राम पर लीटर। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। पी एम नॉट इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। इसको तुम पीवी को एनआरटी भी लगा सकते थे। कैसे? सुनते आओ बच्चों, इसका पीवी को एनआरटी कैसे लगा सकते हो तुम कहोगे ये जो तुम्हें दे रखा है ना 1.56 ग्राम पर लीटर, इसको तुम ये मान के चल सकते हो देर इज 1.56 ग्राम इन 1 लीटर कंटेनर। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं गाइस? डेंसिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म पे लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? बताओ। वी कैन राइट डाउन 1.56 ग्राम पर लीटर एज 1.56 ग्राम इन 1 लीटर कंटेनर। अब पीवी को एनआरटी लगा दो। P is 745 by 760। Volume is how much? 1 is equal to moles, grams by molecular mass into R into T।
हाँ है ना? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, एक्स इज मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमने लगा दिया P इंटू वी इज इक्वल टू nRT। हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों को क्लियर है? बोलो गाइस। बच्चों हर एक को क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? क्लियर? 1 सेकेंड गाइस।